Hello students, the topic for today is speech problems in children. बच्चों में वाक से संबंधित समस्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बच्चों में क्या भाषा से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं पाई जाती हैं। वाणी विकार से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम समझते हैं स्पीच। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीच? स्पीच इज़ अ प्राइमरी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद द अदर्स। स्पीच जो है वो एक मुख्य मेथड होता है जिससे हम एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं। और अगर स्पीच में कोई इम्पेयरमेंट, कोई विकृति पाई जाती है तो उसका हमारे संचार पर बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं अभी नहीं तो आगे चलकर हमारी लाइफ में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है। हम हमारे समाज के साथ जुड़ नहीं सकते अगर हम कम्युनिकेट ढंग से नहीं करते, बिकॉज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, वी नीड स्पीच. सो स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन. तो लाइफ में आगे चल के हम आइसोलेट फील करते हैं, अकेला महसूस कर सकते हैं अगर हम सही से बोलते नहीं हैं, तो एम्बैरेसमेंट फील कर सकते हैं और कहीं ना कहीं शेम और गिल्ट की फीलिंग भी हमारे अंदर आती है। कई बच्चों में ऐसी समस्याएं पाई जाती हैं तो उसके लिए स्पीच थेरेपीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं। कम्युनिकेटर स्पीच थेरेपीज़ हम में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली स्पीच अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ जेस्चर्स और कुछ कम्युनिकेशन एड्स की मदद से भी हम स्पीच इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो अगर जिन बच्चों में स्पीच इम्पेयरमेंट पाई जाती है, पहले हम उनकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे कि ऐसे बच्चों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, या हम बोल सकते हैं भाषा विकृति वाले जो लोग होते हैं उनमें उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी। इनकी जो शब्दावली होती है वो पर्याप्त रूप से पर्याप्त नहीं हो पाती है। इनकी शब्दावली इनएडिक्वेट होती है, अपर्याप्त शब्दावली होती है, क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हेजिटेट करते हैं, तो इसलिए इनकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट पुअर कंसेप्ट फॉर्मेशन। संप्रत्यों का विकास भी ऐसे बच्चों में ढंग से नहीं हो पाता है। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, क्योंकि इनको कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए एंड दे आर यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर माउथ थ्रू विच दे आर कम्युनिकेटिंग, बट एज देयर इज़ एन इम्पेयरमेंट, उनकी वाक विकार है, स्पीच डिफेक्ट है, तो इस वजह से वो कम्युनिकेशन संचार सही तरीके से नहीं कर पाते और संचार करने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। चौथा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाएंगे, शब्दों का उच्चारण ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे आत्मविश्वास पर भी प्रभाव देखा जाता है। हम ऐसे बच्चे जो लैंग्वेज इम्पेयर्ड होते हैं या जो जिनमें वाणी विकार पाए जाते हैं, उन बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसे बच्चे इन्फीरियर भी समझते हैं अपने आप को दूसरों से। नेक्स्ट, एक एक करके हम स्पीच डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कौन से पाए जाते हैं। स्पीच डिसऑर्डर, स्पीच डिफेक्ट्स, वाणी विकार। पहला, लिस्पिंग, जिसको आप हकलाना बोल सकते हैं, तुतलाना बोल सकते हैं। नेक्स्ट, स्टैमरिंग, हकलाना। स्लरिंग इज़ ऑल्सो हकलाना। डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में कठिनाई महसूस करते हैं, तो लिस्पिंग, स्टैमरिंग, स्लरिंग, डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन। लेट मी रिपीट, लिस्पिंग आपका होता है तुतलाना, स्टैमरिंग आपका होता है हकलाना, स्लरिंग जो है आपका होता है बुदबुदाना की बहुत, और डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्लरिंग, कि बच्चा जो है बहुत स्पीडली बोल जाता है। नेक्स्ट, एक एक करके देखते हैं। स्टैमरिंग और स्टटरिंग, जो कि है हकलाना। In stammering, the child has difficulty in producing any speech sound. तो इसमें बच्चे को कोई भी साउंड बोलने में मुश्किल होती है। वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, फिर फाइनली किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पर पहुंचते हैं। Stammered grasps, hesitate, grasps again and speak the word with great difficulty. जो स्टैमर्ड होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो हेजिटेट करते हैं, फिर बोलेंगे थोड़ा सा, फिर दोबारा रुक जाएंगे, तो बहुत कठिनाई से ये कोई भी वाक्य को बोलते हैं। जैसे कि प्लीज़, तो पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स डाला, फिर उसके बाद इनका वर्ड निकला प्लीज़, तो दे आर रिपीटिंग वन
single consonant or a vowel again and again, then they are speaking that word out. So may just keep repeating p, please. Sometimes the whole word is repeated, my name is. तो ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हकला रहे हैं। तो आप ये एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, हेलो, आई वांट अ जॉब। तो ये एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, slurring. Slurring results from running words together in quick succession in the form of mumbling jargon. इसमें क्या होता है कि हम बुदबुदाते हुए चले जाते हैं कि कुछ वर्ड्स हम ओमिट कर जाते हैं, तो बहुत क्विकली हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को या सेंटेंस को बोलते हैं इतने सक्सेशन में कि ऐसा लगता है हम मम्बलिंग जार्गन की तरह बोल रहे हैं। A bright child may be so eager to share his feelings quickly and consequently he speaks very fast. तो ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ जो है ब्राइट स्टूडेंट्स है वो इसका शिकार नहीं हो सकते स्लरिंग का। ऐसा होता है कि ब्राइट चाइल्ड जो है दे आर ऑल्सो व्हेन दे आर मोर ईगर कि भाई दे आर मच कॉन्फिडेंट एंड दे वांट टू शेयर देयर फीलिंग वेरी क्विकली, तो वो बहुत फास्टली बोल जाते हैं। यू कैन सी दी एग्जाम्पल। कॉजेज ऑफ स्लरिंग, अब कारण क्या होते हैं, कॉजेज क्या कारण है स्लरिंग के। एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड जो है वो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि वो उसको बहुत ईगर होता है, बहुत उत्सुक होता है अपनी बात को कहने में, तो इतनी जल्दी जल्दी में बोल जाता है कि आधी बात समझ आती है और आधी नहीं आती। और बाकी क्या कारण हो सकते हैं, कई बार बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, ईगरनेस हो गया कारण एक हमने पहले डिस्कस किया। फिर इंट्रोवर्ट चाइल्ड है, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करता, आइसोलेट रहता है, तो वो स्ट्रेंजर्स के सामने घबरा जाता है, टंग टाइड रहता है, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक। नेक्स्ट, एंग्जाइटी, एंग्शियस होता है बच्चा, शाय, शर्माता है। ओवर एक्साइटेड, we have discussed in the previous slide, the bright child was over excited and because of the over excitement, because of the eagerness, he spoke all the words in a quick hurry. Then problem with mouth और tongue, कई बार डिफॉर्मिटी की वजह से भी हम स्लरिंग के शिकार पाए जाते हैं बच्चे। तो क्या क्या माउथ या टंग जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसकी वजह से उनमें कोई डिफॉर्मिटी है, टंग की शेप ठीक नहीं है, माउथ में कुछ दिक्कत है, तो उस वजह से टीथ की शेप ठीक नहीं है, तो उस वजह से भी बच्चों में स्पीच डिफेक्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस इज लिस्पिंग, तुतलाना। लिस्पिंग occurs when child faces difficulty in pronouncing certain letters incorrectly, especially S और C। तो तुतलाना जो है उसमें मुख्य तौर पर देखा जाता है कि बच्चे कई लेटर्स सही से नहीं प्रोनाउंस कर पाते, उच्चारण सही से नहीं कर पाते। S और C, इनकी जगह ये TH यूज़ करते हैं। द वर्ड्स लाइक दिस साउंड्स लाइक तिथ और कार एस थार। तो यहाँ पे दिस में एस की जगह TH यूज़ कर लिया, तिथ हो गया ये। और कार में TH फिर से यूज़ कर लिया C की जगह, तो ये थार हो गया। तो इससे ये क्या है, ये तुतला रहे हैं, लिस्पिंग की प्रॉब्लम है ये बच्चों में। डिफ़िकल्टी में हैव इट्स रूट इन बेबी टॉक। आप देख सकते हो कि S और C में ज़्यादातर ये पाई जाती हैं दिक्कतें, इन दो लेटर्स में। अब कॉजेज़ या आप कैसे पहचानोगे एक लिस्पिंग स्पीच डिफेक्ट वाले बच्चे को, तो डिफॉर्मिटी ऑफ टीथ, लिप्स और जॉ, या तो बच्चे के टीथ की फॉर्मेशन सही से नहीं हुई है या उनके होठों की फॉर्मेशन सही से नहीं हुई है, जो जबड़ा है, जॉ है, उसकी फॉर्मेशन सही से नहीं हुई है। इट में ऑल्सो बी एंड रिक्वायर्ड स्पीच थेरेपी बाय स्पेशलिस्ट टू ओवरकम द डिफेक्ट एंड वी कैन ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम बाय कंसल्टिंग अ स्पीच थेरेपिस्ट। बहुत तरक्की हो गई है, तो मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की करी है एंड वी आर डीलिंग विद सच स्पीच डिसऑर्डर्स, speech problems, not disorders, speech problems. तो lisping में you can see there is a deformity, there is a gap, too much horizontal overlap, and just because of that the baby is not able to speak properly, utter the word properly. ये teeth, ये जॉ, लिप में आपकी ये डिफॉर्मिटी है, उस वजह से बच्चा अपवर्ड लिप है तो उस वजह से हो जाता है, क्लिफ लिप है तो उस वजह से अपर वाले लिप में ये ज़्यादा पाई जाती है, तो उस वजह से बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आती है। अब कुछ टिप्स
इसके अलावा जो हमने ऊपर बात करी, इसके अलावा कुछ और भी टिप्स हो सकती है जिससे हम लिस्पिंग से दूर हो सकते हैं, जैसे कि गेट रिड ऑफ थंब सकिंग। बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो उससे उनके जो दांत हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं थंब सकिंग से। तो इससे क्या होता है, बच्चों की स्पीच प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्पीच डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आती है, बच्चा तुतलाने लगता है। तो हमें ये आदत छुड़ानी चाहिए। स्टफ़ी नोज़, अगर हमें नोज़ स्टफ़ी है तो उसको क्लीन करना चाहिए, या साइनस की दिक्कत है, एलर्जीज़ हैं बच्चे को, तो उससे भी लिस्पिंग की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो वी शुड अवॉइड स्टफ़ी नोज़ इन बेबीज़ एंड वी शुड यूज़ सेलाइन वाटर फॉर दैट केस, जिससे कि आप नोज़ जो है वो स्टफ़ी अनस्टफ़ी उसको कर सकें। तो माउथ ब्रीदिंग पुशेस द टंग आउट एंड अफेक्ट द स्पीच, क्योंकि नाक से तो सांस ले नहीं पा रहा है बच्चा, मुंह से सांस ले रहा है, तो इससे टंग बाहर की तरफ आ जाती है और उससे उसकी स्पीच में इफ़ेक्ट देखा जाता है। फिर एंगेज द चाइल्ड इन ओरल मोटर एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज। बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिसमें वो अपने माउथ का यूज़ करे, जैसे बबल्स ब्लो करना, स्ट्रॉ से ड्रिंक करना, जिससे कि उसकी स्पीच डेवलपमेंट में बेनिफिट मिलेगा। फिर मेक साउंड बाय लुकिंग इनटू द मिरर। अब एस और सी की प्रॉब्लम थी कि बच्चा टीएच यूज़ कर रहा था इनकी जगह पे, तो उसको मिरर के सामने खड़ा कर कर आप उसका जो क्लेंच टीथ है उसके मतलब उसको ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हो कि बच्चा जो है वो एस की साउंड ढंग से प्रोनाउंस करेगा विद द टंग हेल्ड बिहाइंड द क्लेंच टीथ, ऊपर वाले दांत के पीछे टंग लगाकर एस एस, तो ऐसे, जिससे कि एक्सरसाइज होएगी उसकी। तो ये कुछ हमारी टिप्स थी कि हम लिस्पिंग से कैसे दूर कर सकते हैं लिस्पिंग के इशू को। फिर कुछ और प्रिवेंटिव और रेमेडियल एक्शन फॉर स्पीच डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स। तो रेमेडियल एक्शंस अगेन एंड अगेन व्हाट वी कैन डू, स्पीक स्लोली एंड डेलिबरेटली। अगर आप एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं, एक पेरेंट है, एक टीचर है, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों को गाइड करना है कि वो आराम आराम से बोलें, डेलिबरेटली बोलें, सॉफ्टली बोलें, स्लोली बोलें। जब बच्चे को आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो उसके पास रहिए ताकि वह आपकी बात को समझ पाए और कुछ भी मिस ना हो और बच्चे को कॉम्प्लेक्स फील ना हो। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दो, आराम आराम से, धीरे धीरे, उसके नीड्स को ध्यान में रखते हुए। जेस्चर्स का यूज़ करो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और सपोर्टिव बनाने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करने के लिए आप इशारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप हकला रहा है बच्चा, तुतला रहा है, तो हंसना नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना, पेशेंट रहना है कि चलो अब नेक्स्ट बच्चा हो, तुम तो ऐसे ही कर रहे हो। तो ऐसे बच्चों पे नहीं आपको बिहेव करना है बच्चों के साथ। आपको यू हैव टू बी पेशेंट इफ़ यू वांट द चाइल्ड टू इम्प्रूव। जब वो बोल रहा है तो बी पेशेंट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट, चाइल्ड को मोटिवेट करना है राइट प्रोनाउंसिएशन के लिए। अगेन एंड अगेन वही जो एक्टिविटीज़, जो टिप्स हमने बात करी थी वो आप करवा सकते हैं। उसको प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है। इफ़ कॉज इज़ रिलेटेड विद इमोशनल कंडीशन देन ट्राई टू रेक्टिफाई दैट कॉज। अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है जिस वजह से वो नहीं बोल पा रहा है, शाय है, तो अगर कुछ और इमोशनल कंडीशंस है तो तब आपको उस कॉज को पहले दूर करना है, तब आप स्पीच डिसऑर्डर पे वर्क करेंगे। इनकलकेट सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड। फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा, मोटिवेट द चाइल्ड। अगर आप बच्चे में विश्वास रखेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीच प्रॉब्लम दूर होने की कोशिश बच्चा करेगा। प्रोवाइड अ स्ट्रेस फ्री एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू स्पीक। हर एक लर्निंग के लिए वातावरण जो है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और एक ऐसा रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे बच्चे को कंड्यूसिव सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे वह बोले और वहाँ पर उसकी कोई इंसल्ट करने वाला ना हो। बच्चा कॉन्फिडेंट रहे, सिक्योरिटी फील करे। बी श्योर टू यूज़ मटीरियल दैट इंटरेस्ट द चाइल्ड एंड थिंग्स should be used according to the interest of the child. So these were the points. I hope it's very clear to you all, and just keep on liking, sharing and subscribing the channel for more updates. Thank you.